जय हिंद दोस्तों। आज के दिन आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखा होगा। पाकिस्तान आर्मी के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। यस, आपने गलत नहीं सुना, आपने सही सुना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और जो पाकिस्तान इतने सालों से हिंदुस्तान में कर रहा है उसका क्या। और जब आपसे प्रूफ मांगा गया तो प्रूफ में आपने क्या दिए? एक फर्जी अरेस्ट, एक ब्रोकन ड्रोन, 25,000 रुपये और 2 नाम, मेजर संदीप और कोई सूबेदार सुखविंदर। और कुछ तो मेहनत कर लो, इससे बेहतर तो बॉलीवुड के स्क्रिप्ट बनते हैं, उन्हीं में से किसी एक को ले लो। भाई साहब, माना आप लोग दुश्मन हो, बहुत ज़्यादा इज्जत मत दो, लेकिन इतनी से तो दे दो, थोड़े तो प्रोफेशनलिज्म के नाम के मार्क्स दे दो। ये कौन सा मन धरंग और बचपना वाला स्टोरी आप बना करके आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे टेररिज्म फैला रहा है। वो एक बार हमने जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे 26/11 के अटैक के बाद में, उनमें से ही थोड़ा सा आइडिया ले लेते। आज के दिन में तो चैट जीपीटी भी है, उस पर डाल करके कुछ बनवा लो। और आज पाकिस्तान हमसे पूछ रहा है कि भारत ने सबूत क्या दिए। आज का एपिसोड में हम यही कवर करेंगे कि भारत ने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशंस को, विश्व को इतने सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान हर आतंकवादी हमले में शामिल रहा है। और यह सारे सबूत दुनिया भर में सभी को पता है कि भारत ने केवल बोलकर नहीं दिए, ना जाने कितने हजारों पेज में प्रॉपर विटनेस और प्रॉपर फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए हैं। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था। इस ब्रूटल फिदाई अटैक के बाद हमारे देश ने कोई प्रेस में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्लेम गेम नहीं शुरू किया था। इंस्टेड भारत ने अपने ग्लोबल डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट किया, पुख्ता सबूत के साथ में, एविडेंस के साथ में एक डिटेल्ड डोजियर प्रिपेयर किया। और इस डोजियर और डॉक्यूमेंट में इतने सारे डिटेल्स दिए गए कि उनके हैंडलर्स के नाम दिए गए, कोऑर्डिनेट्स दिए गए, कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं और ISI पाकिस्तान की सेना के साथ उनके किस तरह से संबंध हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ था। और इन डॉक्यूमेंट्स में इंडिया ने अटैक प्लानिंग का डिटेल टाइमलाइन दिया, आदिल दार सुसाइड बॉम्बर का रेडिकलाइजेशन का पैटर्न एक्सप्लेन किया, जैसे मुदासिर खान और कामरान अका गाजी रशीद के डिटेल्स दिए जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। डोजियर में व्हाट्सएप चैट्स, सैटेलाइट इमेजरी, इनफैक्ट उनके कैंप्स के जियो टैग्ड लोकेशंस को भी फोटोग्राफ्स के द्वारा दिखाया गया। और इस डोजियर को देने का मकसद यह था कि दुनिया भर में सभी लोगों को यह पता लग जाए कि यह हरकत एक किसी छुटपुट आतंकवादी गिरोह की नहीं है। यह हरकत है पाकिस्तान में बसे हुए एक आतंकवादी ग्रुप की, जिसको पाकिस्तान निरंतर सहायता दे रहा है। और इंडिया ने ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं भेजे, बल्कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, P5 कंट्रीज और फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि US, फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ में डायरेक्टली शेयर किया। इसी की एक स्पेशल ब्रीफिंग न्यूयॉर्क, जिनेवा और पेरिस में भी करी गई, ताकि पूरे विश्व में सभी देशों को यह पता लग जाए कि पाकिस्तान ही है जो सभी आतंकवादी गतिविधियों के पीछे है और भारत में निरंतर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इस प्रेशर कैंपेन का सीधा रिजल्ट ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने मसूद अजहर को मई 19 में ही एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन था, क्योंकि इससे पहले चाइना ने अपने वीटो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने से बचाया था। This is the fourth time that Beijing has blocked the bid to list the Jaish-e-Mohammed chief as a global terrorist. लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत ने पूरे विश्व के सामने इतने सबूत रखे कि चाइना जैसे देश ने भी अपना समर्थन पाकिस्तान से हटा लिया और मसूद अजहर का नाम UNSC की 1267 सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया गया। और आज जब DGISPR साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कोई एविडेंस नहीं देता, बट मैं समझ सकता हूं कि उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहूँगा कि यस, पुलवामा अटैक के बाद भी हिंदुस्तान ने पुख्ता एविडेंस उनके सामने रखा था। और उनका एक्शन क्या हुआ? भारत ने सिर्फ बोलने का ही काम नहीं किया,
भारत ने पुख्ता सबूत दिए और इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी के थ्रू इस चीज़ को साबित किया कि इन सभी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान का एक अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। और दुनिया ने उस पर ट्रस्ट भी किया। भारत के दिए गए सबूतों के बाद दुनिया भर के देशों ने मसूद अजहर को टेररिस्ट माना। अब चलते हैं थोड़ा और पीछे 2008 में, जब हिंदुस्तान के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, 26/11 मुंबई अटैक्स। अजमल कसाब और उनके साथ उसके 9 आतंकी दोस्त, जिन्होंने पूरे मुंबई शहर को 3 दिन के लिए होस्टेज बना करके रखा था। लेकिन हिंदुस्तान ने सिर्फ रॉ इमोशन से अपना काम नहीं निपटाया था, डिटेल रिपोर्ट बनाई थी, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था और एक 10,000 पेजेस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके मुंह में दे मारा था। यह फाइल सिर्फ एक पुलिस या सीबीआई की रिपोर्ट नहीं थी, इसमें था अजमल कसाब के द्वारा दिया गया ऑन कैमरा कन्फेशन। हाँ, आज जो काम किया, आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। जीपीएस डिवाइसेस जो उनकी पूरी एंट्री रूट दिखा रहे थे वाया कराची, सैटेलाइट फोन के द्वारा करी गई बातें जो कि आतंकवादी हैंडलर्स और आतंकवादियों के बीच में हो रही थी जब ये हमला हो रहा था, और उससे पहले भारत ने इन सभी सबूतों को दुनिया भर के सामने रखा। हमने कसाब का डीएनए सैंपल कराया और उसका पासपोर्ट, होम टाउन एड्रेस ट्रेस करके पूरे विश्व के सामने सबूत दिया गया। इवन इंडियन मीडिया ने खुद जाकर फरीदकोट में दिखाया कि कसाब की फैमिली कहाँ रहती है और कसाब कहाँ से बिलोंग करता था। हम जो है वो यहाँ पर आए हैं अजमल कसाब की फांसी के बाद। तो हमने इलाके के लोगों से जो बात की है, यहाँ पर कोई भी अजमल कसाब को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। और तब कहीं जाकर पाकिस्तान ने माना कि अटैकर्स कराची के थे। दोस्तों, अब बात करते हैं 2020 के नगरोटा एनकाउंटर की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के फिदाइयों को बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेट करते ही मार गिराया था। यह एनकाउंटर 19 नवंबर 2020 को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ था, जिसमें एक ट्रक में जैश-ए-मोहम्मद के 4 मिलिटेंट्स छुप के जा रहे थे। इनके पास से सैटेलाइट फोन्स, AK-47 राइफल्स, एक्सप्लोसिव IEDs और भी बहुत सारा सामान मिला। और सब कुछ ये जाहिर करता था कि इन चारों का मकसद इलेक्शन से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सिविलियंस पर हमले करना और श्रीनगर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर डिस्टर्बेंस लाना था। इंडिया ने इस एनकाउंटर का भी एक डिटेल डोजियर बना करके आपको फॉरवर्ड किया था, और इस डिटेल डोजियर में जैश के पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के नाम, फोन लॉग्स, फाइनेंशियल फंडिंग ट्रेल और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स तक दिए गए थे। इसमें क्लियर एविडेंस था कि यह चारों की चारों मिलिटेंट्स पाकिस्तान के सकरगढ़ इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडिया में दाखिल हुए थे। ट्रेनिंग कैंप्स की लोकेशन, चैट ट्रांसक्रिप्ट्स, पैसे का लेन देन, सब कुछ सबूतों में मौजूद था। ये डिटेल डोजियर 23 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन को हैंडओवर किया गया था, और भारत ने डिमांड किया था कि पाकिस्तान अपने टेरर के कैंप्स को बंद करे और जैश के सीनियर लीडरशिप को प्रोसिक्यूट करे। पर पाकिस्तान ने किया क्या? जीरो, खामोशी और नो एक्शन। क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद उनके लिए एक आतंकवादी ग्रुप नहीं, उनका खास दोस्त था। और आप अपने दोस्त को पनिश नहीं करते, पाकिस्तान तो अपने दोस्त को जो कि जैश-ए-मोहम्मद था गले लगाता है। सो आप देख रहे हैं कि ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। टेररिस्ट अटैक होता है, भारत इन्वेस्टिगेट करता है, डिटेल में प्रूफ देता है, चाहे वो उरी हो, चाहे वो नगरोटा हो, चाहे वो पुलवामा हो, और उसके बाद में पाकिस्तान अपने डिनायल मोड में चले जाता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। टेररिस्ट को मारना उनका लॉस होता है, उनको पनिशमेंट नहीं मिलता, उनको रिप्लेसमेंट मिलता है, नए रिक्रूट्स मिलते हैं, नया फंड मिलता है और नए प्लान्स और नए टारगेट्स मिलते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्लोबल वॉचडॉग है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज को मॉनिटर करता है ग्लोबली। और 2018 से लेकर के 2022 तक भारत ने इस टास्क फोर्स का पूरा इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान का जो पूरा ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जो ये नेक्सस है, इसको सबके सामने एक्सपोज किया जाए। इंडिया ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने
मल्टीपल डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करी, जिसमें साफ साफ यह दिखाया गया था कि पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स को फंडिंग दे रहा है, जिसमें से खास थे लश्कर ए तौयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। एंड आपको पता होगा कि ये तीनों की तीनों ही बैंड मिलिटेंट आउटफिट हैं। और इन सब के बाद में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर अब सर्वेलेंस रहेगी, उसके हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर अब ग्लोबल स्क्रूटनी होगी। ग्रे लिस्ट में जाने का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी भी देश पर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर जाता है। यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूट भी आपको किसी भी तरह की आर्थिक सहायता देने में हाथ पीछे खींच लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक 27 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया पाकिस्तान के लिए, और जिसके 3 मेजर मुद्दे थे। टेरर फाइनेंसिंग बंद करो, फेक NGOs और ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स डिसमेंटल करो, और टेरर लीडर्स के प्रॉपर्टी सीज करो। पर पाकिस्तान ने केवल कॉस्मेटिक स्टेप्स लिए। बैंक अकाउंट कुछ दिनों के लिए ब्लॉक किए, कुछ दिनों के लिए हाउस अरेस्ट किया, थोड़े दिनों बाद फिर से पूरा सिस्टम रीएक्टिवेट कर दिया गया। इंडिया के प्रेशर के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाफिज सईद के फ्रंट चैरिटी जमात उद दवा को ऑफिशियली बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिस्ट में डाल दिया। जमात उद दवा के थ्रू हाफिज सईद अच्छी खासी फंड रेजिंग करता था, और उसी फंड का प्रयोग लश्कर ए तौयबा, ट्रेनिंग कैंप्स, न्यू रिक्रूटमेंट, अटैक्स, इन सब के लिए करता था। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ इंडियाज सस्टेन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन। फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स, जर्मनी, ये सारे देश इंडिया के एविडेंस के ऊपर, इंडिया के इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसे मानते हैं। और जब पाकिस्तान कहता है कि इंडिया केवल एलिगेशंस लगाता है, तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यह ग्रे लिस्ट हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया का वर्डिक्ट था कि पाकिस्तान ही है जो टेरर को फंडिंग करता है। दोस्तों, नवंबर 2019 में जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला था, उसका सिंपल पर्पस था श्रद्धा, शांति और स्पिरिचुअल कनेक्शन। लेकिन पाकिस्तान ने इस रिलीजियस इनिशिएटिव को भी एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहा, और इसी मिसयूज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके नवंबर 19 में हमने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट भी डाला पाकिस्तान को। इस प्रोटेस्ट में क्लियरली मेंशन किया गया कि गोपाल सिंह चावला जैसे खालिस्तानी समर्थक, जो कि खुद पाकिस्तान में रहते हैं और भारत के खिलाफ नफरत की एक मुहिम को छेड़ रखा है, ऐसे शख्स एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। भारत से जाने वाले करतारपुर साहिब में जो श्रद्धालु जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है भारत के खिलाफ। भारत के पास वीडियोग्राफिक और फोटोग्राफिक प्रूफ है जहां चावला और चावला जैसे लोग करतारपुर साहिब के अंदर एंटी इंडिया पोस्टर्स लगा रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। यह कोई कैजुअल प्रोटेस्ट नहीं था, यह एक रिटन डॉक्यूमेंट था जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पाकिस्तान हाई कमीशन को दिया। और हमेशा की तरह इंडिया ने प्रोटेस्ट सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि यूनाइटेड नेशंस, फ्रेंडली कंट्रीज और इंटरनेशनल मीडिया को भी अपडेट करके रखा कि करतारपुर साहिब, जिसको हमने फेथ स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए ओपन किया था, वहां पे इस प्रकार का मिस यूज हो रहा है बाय द पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड रेडिकलाइजेशन। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि धर्म के नाम पर अलगाववाद भारत कभी सहन नहीं करेगा। तो पाकिस्तान पूछता है आपने क्या किया? तो लो भाई, एक नहीं 5 बार आपको एविडेंस दिए, डेटा दिया, और आपने क्या किया? एक ड्रोन, एक बंदा और 2 नाम। और आज जब भारत पहलगांव हमले का एक करारा जवाब दे रहा है, और मैं कहूँगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके जवाब देना अभी तो शुरुआत करी गई है, तो DG ISPR को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती है, मनगढ़ंत कहानी बोलनी पड़ती है। और तो और आज सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यूनाइटेड नेशंस में जाकर खुद के बचाव के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। क्या इंडिया ने किसी पाकिस्तान सिटीजन का कन्फेशन वीडियो दिखाया? नहीं, हम वीडियो नहीं देते, हम सैटेलाइट प्रूफ देते हैं, हम मनी ट्रेल्स देते हैं, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स देते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के फैक्ट्स देते हैं। हम किसी को पकड़ के वीडियो बना करके प्रेजेंट नहीं करते हैं एज एविडेंस। नो, दैट इज नॉट आवर वे। कह रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत उनके ऊपर एक करारा हमला करने वाला है,
पहले आप आतंकवादी हमले कराओ और जब भारत आपको जवाब देना शुरू करे तो जवाब मिलने से पहले ही डर के मारे आप भागना शुरू कर गए। मैं कहूंगा कि अच्छा है, यह डर शायद 1971 में भी आपको लगा होगा, फिर से वह बारी आ गई है कि इस डर की आपको एक सख्त जरूरत है। आज डर की वजह से पाकिस्तान कह रहा है कि वह एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान अब यह नया भारत है, आप तैयार हो जाओ। शायद जो 1971 में हुआ था उसका दोबारा से एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। तो एंड पे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि DGISPR साहब, आप अगली बार जब भी भारत के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाएं और आप कहें कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया जा रहा है, तो उससे पहले कम से कम एक बार गूगल ही कर लीजिए कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस होता क्या है, शायद आपके कोई काम आ जाए। और यस, इन दी एंड आप कर लीजिए आपके बस में जो भी है, क्योंकि इस बार थिंग्स आर नॉट गोइंग टू रेस्ट हियर, इस बार कुछ होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। जय हिंद।